टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। लग यूं रहा था बहुत बड़ा मैच होगा, हुआ नहीं। लग ये रहा था दो बड़ी टीम्स टकरा रही हैं, टकराई नहीं। लग ये रहा था कि आज का मैच बहुत हाई स्कोरिंग होगा, हुआ नहीं। और ये भी लग रहा था कि दोनों टीम ये फैसला करेंगी कि हम सेमीफाइनल में कितने तगड़े कंटेंडर हैं। अगर सेमीफाइनल में हम एक दूसरे के सामने आते तो दोनों एक दूसरे को मुश्किल डालते, लेकिन ये हुआ नहीं। और एक नए खदशे ने जन्म देना शुरू कर दिया। 55 पे श्रीलंका का भारत के खिलाफ आउट होना और 83 पे साउथ अफ्रीका का भारत के खिलाफ आउट होना। श्रीलंका अभी हालिया 50 पे आउट हुई है एशिया कप के फाइनल में, और फिर वर्ल्ड कप का एक ही मैच खेला इंडिया के अगेंस्ट और उसमें 55 पे आउट हो गई। अब ये 83 पर आउट हो गए। अभी तो श्रीलंका का ही डाइजेस्ट नहीं हुआ था कि अब ये मामला शुरू हो गया कि भाई साउथ अफ्रीका की टीम चेज नहीं कर पाती, हमें भी पता लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कर पाती ये हमें नहीं पता था। भाई कई खदशात और कई ऐसी चीज़ें मुबहम हैं जिन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया है। भाई हो क्या रहा है। और वैसे भी इंडिया का जहाँ नाम आता है वहाँ सट्टेबाजी और ऐसी चीज़ें तो वैसे भी सामने आती हैं, तो खदशात जन्म ले रहे हैं। और आईसीसी तो खैर वैसे भी सत्तू पी के सो रही है, क्योंकि आईसीसी है भी बीसीसीआई का को पार्ट लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पर अभी बात करेंगे। अबू बकर बिन तलत हमारे रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर यार मैं इसके हक में नहीं होता, कभी आप जानते हैं कि मैं नहीं इस चीज़ों पे बात करता, लेकिन यार एक ही वर्ल्ड कप में यके बाद दीगरे दो मैचेस नहीं समझ आ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मुझे समेत इस वक्त एक्सपेक्टेटर्स और क्रिकेट के जितने पंडित हैं उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा। देखिए येट अगेन इंडिया की एक और वाओ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। आपने देखा कि एक बिल्कुल ही वन साइडेड मैच, जो कि आपने प्रोमो में भी बोला कि एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा हाई स्कोरिंग मैच तो होगा, लेकिन बिल्कुल एक नेक टू नेक वाला मैच होगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों ऐसी टीम्स हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं फाइनल फोर के लिए, और दोनों अपनी रेपुटेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए जिस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन इतना वन साइडेड मैच हुआ कि उस मैच का जो क्रिस्प है और इंटरेस्ट है वही ख़त्म हो गया। जिस तरह पहले इंडिया ने बैटिंग की, और मैं यहाँ पर जिस तरह वो कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं वहाँ पे आई डोंट नो कैसे, लेकिन फॉर सम हाउ इंडिया मैनेज कर लेता है कि वो टॉस जीत भी जाता है और उसके बाद वो पहले जो है ना बॉलिंग भी करवा लेता है दूसरी टीम को। और उसके बाद देखिए इशू ये है कि आज इंडिया का टेस्ट तब होना था कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता। उसका रीज़न ये है कि साउथ अफ्रीका चेज़ में हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होती है, और इंडिया हमेशा जब इसी तरह पहले बैटिंग करते हैं तो उनके लिए इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, और सॉरी जब चेज़ करते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया टॉस जीत आता है और सारे सिनारियोज जो है ना वो इंडिया के फेवर में जाना शुरू हो जाते हैं। और आप ये बात मानें कि शायद होम कंडीशंस को इंडिया से बेहतर कोई भी रीड नहीं कर पाता। उसका जो एक बहुत बड़ी प्राइम एग्जांपल है वो हमने इस टूर्नामेंट में देखी कि राइट टाइम पे सेट कॉम्बिनेशन, आइडियल कॉम्बिनेशन, एग्जीक्यूशन परफेक्ट, कैप्टनसी भी लाजवाब, और अभी तक एक अनडिफीटेड टीम। देखते हैं ये कहां तक अनडिफीटेड रहती है, और क्या ये ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने तो नहीं जा रहे कि इस पूरे टूर्नामेंट में ये अनडिफीटेड रहेंगे और फाइनल तक कैरी करेंगे इस सारे सिनेरियो सर 83 पर आउट होना ना बहुत बड़े खदशात हैं। 55 और 83 पर मुझे भी अब लग रहा है यार हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि यार ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। 83 पे नहीं भाई। सैयद वकार हुसैन हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। यार वकार हजम नहीं हो रहा दोस्त, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। 55 पर श्रीलंका का आउट होना और 83 यानी 83 पर साउथ अफ्रीका का आउट होना। साउथ अफ्रीका चेज में बुरी है, पर इतनी बुरी है ये हमें नहीं पता था भाई, ऐसा हो भी नहीं सकता। जी बिल्कुल इरफान साहब, मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और पहले हमने प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि इंडिया के अगेंस्ट आउट हुई इतने पे। बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट से जितनी भी टीमें खेली हैं वो इसी तरह वन साइड ही मैचेस हुए हैं। आपने देखा था कि इंग्लैंड के साथ भी मैच हुआ था जो हाई स्कोरिंग नहीं था। इंडिया की टीम 230 रन पर आउट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की टीम ने ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि हमारी बॉलिंग भी मजबूत है, हम बेशक स्कोर कम करें लेकिन दूसरी टीम को हम हराने के काबिल हो सकते हैं। और यही हुआ कि 100 रन से इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दे दी। और आज नंबर 1 पोजीशन का बकायदा तौर पर मैच हो रहा था कि इंग्लैंड अपने पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पे रहती है या साउथ अफ्रीका की टीम जो होती है वो नंबर 1 पर रहती है। इंडिया और साउथ अफ्रीका, हाँ, दोनों में से कौन रहता है नंबर 1 पे? कौन रहता है? सही बात है। ऐसा हम बिल्कुल भी गैस नहीं कर रहे थे कि इस तरह वन साइड मैच होगा।
गो के साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो चेस करने में कमजोर है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है कि 83 रन पर तमाम खिलाड़ी जो से हैं वो ऑल आउट हो जाएं। जिस तरह पहले भी हमने बात की थी, आप देख लें कोई भी टीम उठाकर देख लें, जितने भी मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान की टीम हो, श्रीलंका की टीम हो, आज साउथ अफ्रीका को आपने देख लिया, इंग्लैंड को आपने देखा, इवन के ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो भी इंडिया के खिलाफ ना उनकी बैटिंग चल पाई ना उनकी बॉलिंग चल पाई। अब मुख्तलिफ किस्म के जो खदशात है वो तो जन्म लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 92 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की जो टीम थी अनडिफीटेबल थी, लेकिन आखिरी जो मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दे दी थी और पाकिस्तान ने फिर सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी थी 92 में। अब देखते हैं कि इंडिया के एक ही मैच बचा है, अब किस करवट ये यार बैठता है। बहुत सारी चीजें हैं ना, वकार और अबू बकर हमारे साथ। अबू बकर यही बात ना, जब वर्ल्ड कप में ऐसी चीजें होने शुरू हो जाए थोड़ा मजा किरकिरा हो जाता है यार, काफी मतलब खदशात पैदा हो जाए ना तो वो बात नहीं रहती, एक दरार आ जाती है। देखिए अभी तक ना वर्ल्ड कप के जो मेजॉरिटी मैचेस हुए हैं वो वन साइडेड हुए हैं, और वर्ल्ड कप का एक जो चार्म हमेशा हमें देखने को मिलता था कि नेल बाइटिंग फिनिशेस होती थी और बड़ा लास्ट ओवर तक मैचेस जाते थे। अगर कोई भी इंटरेस्टिंग मैचेस अभी तक और ऐसे मैचेस जो लास्ट मोमेंट तक उनके रिजल्ट का पता नहीं चल रहा था, तो वो पाकिस्तान ही उन्हीं मैचेस में इन्वॉल्व हुआ है। आइदर वो श्रीलंका के अगेंस्ट हो, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो, या कल वाला जो मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो पाकिस्तान के बगैर तो कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट तस्वुर नहीं कर सकता कि उसमें इंटरेस्ट और चार्म खत्म हो जाता है। अब रही बात इंडिया की, तो देखें फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भी इंडिया अगर आप देखें तो 70 to 80% इंडिया जो है अपने मैचेस जो है वो होम सॉइल में, होम कंडीशंस में खेलेगा। और इसी तरह उसने पिछले जो 4 से 5 साल हैं सबसे ज्यादा अगर होम कंडीशंस में किसी ने मैचेस खेले हैं तो वो इंडिया ने खेले। नॉर्मल आपकी सीरीज 3-3, 4-4 मैचेस की सीरीज होती है, और अगेंस्ट इंडिया ऐसी टीम्स जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड 7-7 मैचेस की सीरीज भी इंडिया जाकर खेलती रही है। तो एक तो आपको होम कंडीशंस, आपका होम ग्राउंड, और फिर रही सही कसर आईसीसी पूरी कर देता है कि एग्जैक्टली जिस तरह की पिच इंडिया को चाहिए होती है एग्जैक्टली वैसे पिच क्यूरेटर्स उनको बना कर देते हैं, और दूसरी टीम की वीकनेस को सामने रखते हुए एग्जैक्टली जैसी इंडिया को पिच चाहिए होती है वैसी पिच इंडिया को बिल्कुल पोर्ट्रे करके दी जाती है, ग्राउंड सेट किया जाता है। बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि एक प्लान तैयार है, एक शेड्यूल पहले से बना हुआ था, एक स्क्रिप्ट रेडी था और दिया गया था कि इंडिया को इस राउट से जो है फाइनल तक लेकर जाना है। उसका रीजन ये असरान आपको पता है कि कितनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व है, और बैटिंग कंपनीज अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो वो इंडिया में इन्वॉल्व हैं। सट्टेबाजी का गढ़ है, और ऐसी सिचुएशंस में जब ऐसे मैच के दौरान इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम्स में टेक्नोलॉजी भी आपकी जो है ना डाउटफुल होना शुरू हो जाए, तो आईसीसी का रोल प्ले करना चाहिए जो कि वो रोल प्ले नहीं कर रहा। एक बात बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेता हूं मैं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो इस पर जरा बात भी करेंगे। एक चीज़ है कि अब आप कहें कि यार कोई मेलकम मार्शल इतनी बड़ी को बॉलिंग लाइन है कि यार वो ऐसे करेगी, तो यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है भाई, ना वसीम अकरम है ना वकार यूनुस है, तो ना ऐसी कोई बड़ी बॉलिंग लाइन है कि यार वो कहेंगे यार तहस नहस कर देगी। अच्छा है बुमराह सिराज अच्छा, लेकिन यार 83 वाला ये नहीं ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा भाई ऐसा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, बात हो रही थी इंडिया वाले मामले पर, काफ़ी हो गई डिस्कशन, ज़रा पीसीबी के हालात पर भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। भाई खबर दी, आपको बताया हम लोगों ने खबर दी, वकार मियाँ खबर दी, आपने भी दी, और ख़बर आई चल गई, उसके बाद हमने बीपर शीपर आपने भी कर लिए, हमारे भी हो गए, सारों का हो गया मामला। फिर उसके बाद पीसीबी ने फ़ौरन कह दिया कि भाई नहीं नहीं एक्सटेंशन नहीं हुई 3 माह की, ये गलत खबरें हैं। 4 मिनट बाद कह दिया कि हाँ जी ठीक है 3 माह की एक्सटेंशन हो गई। अच्छा मजाक बना रखा है, और जिस बंदे बेचारे से मैसेज करा रहे हैं खुद वो बांग्लादेश में वुमेन टीम के साथ है। बिल्कुल इरफान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हमारे पास ये खबर आई तो हमने ये खबर ब्रेक की, और ये नहीं कि तमाम चैनल ने खबर ब्रेक की, उसके अलावा जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी ये खबर सर्कुलेट करती रही, और पीसीबी ने फिर इसकी तरदीद दी। पीसीबी ने कहा कि ऐसी बात कोई नहीं है, यानी कि ये खबर ना चलाई जाए, और इसकी बगैर तौर पर तरदीद की। लेकिन तकरीबन 4-5 मिनट बाद दोबारा पीसीबी ने वजाहत की और बकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि ये खबर ठीक है, और 3 महीने की ज़कात अशरफ को बकायदा तौर पर तौसीक दे दी गई है। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, और पीसीबी जिससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पीसीबी इस तरह का काम करेगा कि पहले खबर की बकायदा तौर पर तस्दीक की जाएगी, और ये ऐसे ही लगा कि जैसे पीसीबी को खुद इल्म नहीं है और बाद में नोटिफिकेशन पीसीबी को लेट मिला हो, ऐसे ही है। और उन्होंने पहले तरदीद की, उसके बाद इस बात की तस्दीक कर दी कि जो ये खबरें चल रही हैं कि ज़कात अशरफ की 3 माह की तौसीक हो गई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर ही है।
यार लेकिन अच्छा खासा मजाक बन रहा है वकार, पहले कम मजाक बना है दुनिया में। ज़का अशरफ साहब जब से आए मुझे लग रहा है कोई अजीब अजीब मजाक हो रहे हैं और अजीब ही बन रहा है यार, ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, कभी वो उसके खिलाफ बात कर रहा है, कभी ये। इंजमामुल हक साहब ने भी तो अब कह दिया है कि भाईजान यार कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी मेहनत से कराया, तो मुझे तो क्रेडिट मिला ही नहीं, एटलीस्ट मुझे क्रेडिट देना चाहिए था। फिर इंजमाम साहब ने कहा है अपने ही बयान में कि आपको प्लेयर्स के बारे में या पीसीबी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलती इंतजाम या प्लेयर्स के, मैं लेता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार जीत जो भी हो मैंने टीम सेलेक्ट की, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन ये पीसीबी को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस हद तक तो उनकी बात से अग्री हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो इंजमामुल हक है उन्होंने जो ये सेंट्रल प्रोटेक्ट करवाया है इसमें इंजमामुल हक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पीसीबी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया था और 4 माह से वो खिलाड़ियों को रजामंद करने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन सेंट्रल प्रोटेक्ट पे जो खिलाड़ी हैं वो रजामंद नहीं हो रहे थे, खास करके मोहम्मद रिजवान और जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो अपनी शर्ट पे बकायदा तौर पर लोगो भी नहीं लगाएंगे और किसी किस्म की आईसीसी की एक्टिविटी भी नहीं करेंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी, जिसकी वजह से पीसीबी सर जोड़कर बैठ गया था। तो इंजमामुल हक ने उन्हें एक उम्मीद की किरण दी और इंजमामुल हक ने ये कहा था कि वो कोशिश करेंगे और इस वजह से उन्होंने जो बाबर आजम है उनकी मुलाकात भी ज़का अशरफ से करवाई थी। यहाँ तक कि ज़का अशरफ के घर गए थे बाबर आजम को लेकर इंजमामुल हक और वहां जाकर मामलात को सेटल करवाया था और जिसकी बिना पर इंजमामुल हक ने यह भी कहा था कि खिलाड़ियों को 200 गुना इजाफा कर दिया जाए, जिस पर पीसीबी ने रजामंदी का इजहार किया और इंजमामुल हक ने यह भी कहा था कि मैं 25 लाख रुपए महीने की सैलरी लूंगा और अगर पीसीबी मुझे फारग करता है तो वगैरह तौर पर 6 महीने का नोटिस देगा, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता है अगर आप 6 महीने पहले उनको नोटिस देंगे। लेकिन अब तो सूरत ही दूसरी होगी क्योंकि इंजमामुल हक ने अब इस्तीफा दे दिया। अब मुझे लग रहा है कि पीसीबी का 1.5 करोड़ रुपया बच गया। यार अबू बकर ये चीज़ इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि यार ये स्टेटमेंट मैं भी कह रहा हूँ नहीं देनी चाहिए थी, पीसीबी का क्या काम है कि ये स्टेटमेंट दें कि जी जिम्मेदारी बाबर आजम और कैप्टन और कोच चीफ सेलेक्टर की है, मेरा तो इसमें कोई यहाँ कोई हाथ नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट करवाए तो कह रहे हैं जी, पहले कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में भी मेरा हाथ नहीं है, वो तो सारे क्रिकेटर्स ने मिलकर करवाए। देखिए असलान, ना तो कोई पर्सनालिटी क्लैश है ना कोई इंडिविजुअल ग्रज है। हम तो टूर्नामेंट के स्टार्ट से ये बात कह रहे थे कि जो हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि पीसीबी और हमारी बोर्ड में हमारी मैनेजमेंट में प्लीज़ कंसिस्टेंसी लेकर आएँ ताकि एटलीस्ट प्लेयर्स को भी एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिले और उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो उनको डिस्टर्ब ना करें और मैच के जो रिजल्ट्स हैं उस पर उनकी इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट उनका ना क्रिएट हो। जब आपका बोर्ड में कंसिस्टेंसी नहीं होती और बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स होते हैं, शेकिंग सिचुएशन होती है, तो आपकी टीम परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी नज़र आती है। देखिए अगर कोई ये कहता है कि हमारे बोर्ड की जो सिचुएशन है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट टीम को नहीं पड़ रहा तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आपका एक बोर्ड बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा होता है, एक प्रॉपर एक रोड मैप होता है और पता होता है कि 3 साल तक ये प्लान है और उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि जो ये प्लान बनाया जाता है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो पीछे से प्लान बनाने वाले ही चेंज हो जाते हैं। एक प्लान को रिवैम्प किया जाता है, जब उसके ऊपर फॉलोशिप स्टार्ट होती है तो पहले वाला जो प्लान होता है वो वापस स्टार्ट हो जाता है। सही बात, तो ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। प्लीज 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 अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को सेव करना है तो पीसीबी में कंसिस्टेंसी चाहिए, अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म होना चाहिए और पीसीबी को टाइम स्पैम मिले। जो भी हैं जिसने भी हेड करना है उसको पूरा प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। यस, अपने टेन्योर के बाद उनसे पूछें। आप रिसर्च पे बात एग्जैक्टली टेन्योर आप पूरा दें, उसके बाद पूछें जी आपको पूरा टाइम दिया गया, आपको पूरी टीम दी गई, पूरे रिसोर्सेज दी गए, अब आप बताएं कि पाकिस्तान टीम का अच्छा जो एक्सटेंशन मिली है ना, आप जो एक्सटेंशन है वकार जरा ये भी बता दें हमारे नाज़रीन को, उसके अंदर हाथ पांव बांध के एक्सटेंशन मिली है। अब ये टीम के मामलात पे कुछ नहीं कर सकते, कैप्टन वैप्टन हटाने के ख्वाब भी भूल जाएं, अब कुछ नहीं होगा। अब इन्हें अपने इलेक्शन की तरफ जाना है और डे टू डे अफेयर्स पे काम करना है। बिल्कुल खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाथ पांव बांध दिए गए हैं। जो ज़का अशरफ है उनके पास अब वो अथॉरिटी नहीं रही है, बस ज़का अशरफ का ये काम है कि उन्हें 3 माह की मुद्दत मिली है, यानी 3 माह की तोसीह दी गई है। उसमें जो ज़का अशरफ है उन्होंने ये करवाना है कि 3 माह के अंदर पीसीबी के अंदर इलेक्शन करवानी है। इसके अलावा जो अथॉरिटी उनके पास जो पहले थी वो नहीं है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि रबर स्टैम्प बनकर वो रह गए हैं। सिर्फ अब उनका यही काम है
कि वो कोशिश ये करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बकायदा तौर पर चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन करवाएं। असलान थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर मेरे लाजमी पास टाइम करें, हो। लाजमी करें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो टाइम स्पैम दिया गया है हमारे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को, अब उनका जो टेन्योर एंड हो रहा है जो एक्सटेंशन के बाद, एग्जैक्टली वो टाइम है कि हमारी पीएसएल हमारी एंगेज हो रही है। इलेक्शन आ जाएंगे भाई, नया इलेक्शन में नया आ setup जाएंगे। आ जाएगा। देखिए लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, छोड़ देते हैं हम बाकी हमारा नहीं पॉलिटिकल सर, सिनेरियो। हमारा वही तो प्रॉब्लम है, हमें इलेक्शन बड़ी- आएंगे वो अपना बंदा ले आएंगे। फिर पीएसएल भी आ जाएगा ना, जी जी वकार, पीएसएल भी आ जाएगा फिर सर पर। जी जी बिल्कुल आ जाएगा, पीएसएल आ जाएगा भाई, इलेक्शन है। अब मुझे बताएं, इलेक्शन है, 3 महीने की इनको एक्सटेंशन है, इन्होंने इलेक्शन करा लिए, खुद चेयरमैन बन गए, उधर नई गवर्नमेंट आ गई, वो इनको हटा देगी तो ये फिर 4 महीने बाद हट जाएंगे। ये भी अजीब बिल्कुल बात है। ऐसी। देखिए इफेक्ट कौन होता है, अल्टीमेटली इफेक्ट गेम होती है, अल्टीमेटली Players इफेक्ट क्रिकेट Players होती है, होते हैं हमारी टीम होती है, और एक पीएसएल जो हमने ब्रांड बनाया जो इस टाइम टॉप नॉच एक क्रिकेट लीग है पूरी दुनिया में, और आप उसका स्केड्यूल ऑलरेडी बना चुके हैं, हाँ। इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे जाना था, उसके इंतजामात की साइड पे जाना था, उनको फाइनलाइज करना था। जब आप मैनेजमेंट कमेटी के हेड को ही इतना रिड्यूस कर देंगे और उसकी पावर्स को मिनिमाइज कर देंगे तो वो इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे। और फिर अगेन या तो आप एंड पे जाकर दोबारा एक्सटेंशन देंगे, अगर आपने दोबारा एक्सटेंशन ही देनी है तो आप उनको एक प्रॉपर टाइम दें कि जो इतना बड़ा एक इवेंट आने लगा है एटलीस्ट वो तो सक्सेसफुल जाए। यार वकार, यही बात ना, अब इलेक्शन हो जाने हैं, पीएसएल है, अजीब मामला हैं, और फिर ये इन्होंने चले भी, जाहिर है नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपना बंदा, हमारे यहाँ तो होता ही यही है। जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसकी एक्सीडेंट होगी, जो अपनी हुकूमत बनाएगी पार्टी, वो यही चाहेगी कि उसी का बंदा जो होता है वो पीसीबी का चेयरमैन लगे। अब 3 महीने बाद, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीएसएल पर इस सर पे आ जाएगा और फ्रेंचाइजी के जितने भी मामला हैं वो ज़कात अशरफ डील करेंगे। उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कोई नया चेयरमैन आ जाता है तो फिर तो ये काफ़ी मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, और जो फ्रेंचाइजीज के ओनर हैं उनके लिए भी काफ़ी मसले मसाइल हो जाएंगे। तो ये तो अब टीम को तो हमने दुरुस्त करना ही करना है। अब तो हमें चाहिए कि हम अपने बोर्ड के मामलात को भी दुरुस्त करेंगे, तो अजीब सी सूरत हाल होगी, इस तरह की माजी में हमने कभी नहीं देखी। और खास करके जब मेगा इवेंट वर्ल्ड कप सर पर आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे जो अब देखने में नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ वकार, अगर मैं आपसे ज़रा इस पर बात करूं, यार ये जो कुछ हम देख रहे हैं इस वक्त पीसीबी के हालात के साथ साथ, कि अचानक कोई नई ऐसी चीज़ आ जाती है, कंट्रोवर्सी, जो रोज़ की बुनियाद पे हो रही है, मतलब एक दिन तो होती है, अगले दिन कुछ नया सीन आ जाता है। ये कहाँ से जनरेट हो रही है यार, ये क्या मसला है, कौन मशवरे दे रहा है पीसीबी को ये रोज़ करने के? बस अब कोई ना कोई तो जुड़ा होगा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, कोई ना कोई तो इसके मामला को डील कर रहा है ना। कि जिस तरह के आपने देखा कि पहले बाबर आजम की कंट्रोवर्सी काफी मीडिया पर छाई रही, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद चलती रही, यहाँ तक कि ट्रेंड भी चलता रहा बाबर आजम के मुतालिक, बाबर आजम की कैप्टनसी के मुतालिक ट्रेंड चलता रहा। तो जो अबू बकर साहब ने ये बात की है, बिल्कुल सही किया है कि इस तरह के जो मामला होते हैं इस पर हमारी जो टीम है उस पर बड़े ही नेगेटिव असरात पड़ते हैं। ये तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम अब कम बैक कर रही है, लेकिन बोर्ड को चाहिए कि वो इस तरह की कंट्रोवर्सी से ना सिर्फ टीम को दूर रखे, बल्कि कोशिश ये करे कि वो पीसीबी को भी तमाम कंट्रोवर्सी से दूर रखे, ताकि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसको मजबूत बनाया जा सके, और खास करके जो वर्ल्ड कप खेल रही है उसमें ताकि हमारी टीम अच्छी रिजल्ट दे सके। जिस तरह कि हमने देखा कि कल ज़कात अशरफ ने हसन अली के लिए ऐलान किया, जो 10 लाख रुपए का ऐलान किया था फ़खर ज़मान के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी, ये पॉजिटिव चीज़ थी जिसे काफी सराहा गया, यहाँ तक कि मीडिया पर भी सराहा गया। उसके अलावा सोशल मीडिया पर अभी तक इसकी बात चल रही है। इस तरह के इकदाम बोर्ड को चाहिए कि अभी फिलहाल जितनी भी कंट्रोवर्सी है उससे अपने आप को दूर रखे, टीम को दूर रखे और टीम की मजबूती के लिए काम करे। और फ़खर ज़मान ने जिस तरह की अपनी खूबसूरत तरीके से अब वापसी की थी, आपने देखा कि जैसे ही इंतज़ामुल हक चीफ सेलेक्टर से साइडलाइन हुए हैं तो उनके भतीजे को मौका नहीं मिला, तो फ़खर ज़मान को मौका दिया गया और फ़खर ज़मान परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह के पहले भी कहा जा रहा था कि जो चीफ सेलेक्टर है, हालांकि उनका काम नहीं है कि वो इंडिया जाते, उनका काम यही है कि सिर्फ टीम सेलेक्ट करते, लेकिन वो इंडिया गए और वहां तक के और काफी मुदाखलत भी देखने में भी आगे बेचारे। अब बिल्कुल मुदाखलत। ये रोज कंट्रोवर्सी यार, ये थोड़ा देखिए असलान अगेन हमारा जो जितनी भी हमारी जो इश्यूज हैं उनका जो बेस है वो वहीं जाकर जुड़ता है कि अनड्यू जो इंटरफेरेंस है। देखिए आप डॉक्टर ज़कात अशरफ को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब जिन टीओआर्स के साथ आपने उन्हें एक्सटेंशन दी है, आप उन्हें एटलीस्ट काम करने दें, वो पीसीबी को हेड कर रहे हैं और क्रूशल टाइम पे देखें वर्ल्ड कप है, फॉलोड बाय पीएसएल है,
PSL के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को हमने साइन करना है, उनको मैच्योर करना है। जब आप उनको बिल्कुल साइडलाइन करेंगे डे टू डे अफेयर्स के साथ, तो 3 माह के बाद आप उनसे कैसे क्वेश्चन करेंगे किसी परफॉर्मेंस का या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का, कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो आउटसाइड की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये नहीं होनी चाहिए पीसीबी में। जिसका जो काम है एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको अपनी टीम बनाने का पूरा हक होना चाहिए। टाइम स्पैन पूरा होने के बाद उससे जरूर पूछना चाहिए कि ये रिजल्ट्स अगर ठीक नहीं है तो क्यों है, कहां पर कमी हुई, तब कटारे में लाना चाहिए। एटलीस्ट प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा हमें लाना पड़ेगा। कोई इदारा तो ऐसा हो जो हमें प्रोफेशनलिज्म की साइड पर लेकर आए। आप हर चीज पे देखिए, जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं लेकर आएंगे तो जो आप बात कर रहे हैं डेली कोई ना कोई इशू क्रिएट होगा, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। ठीक है। अच्छा बकार, चले एक जरा कल के हवाले से भी बात करनी है। अबू बकर से तो बड़ी डिटेल हुई है, आप जरा लेट ज्वाइन किया। ये बताएं जनाब अली, कल बांग्लादेश और श्रीलंका क्या देख रहे हैं यार? श्रीलंका वैसे तो खैर 55 पे आउट होने के बाद बड़ी अजीब सिचुएशन लग रही है उसकी, और बांग्लादेश भी ठीक है, बस सही है, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश में से किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? मुझे तो श्रीलंका का पलड़ा भारी लग रहा है। वो इसमें मानो मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंकन बोर्ड है, उसने भी काफी क्लास ली अपने खिलाड़ियों की। तो उन्होंने ये कहा है कि एशिया कप में भी भारत के अगेंस्ट आप लो स्कोर पर आउट हो गए थे, और कल भी खिलाड़ियों पर काफी तनकीद की गई, और बोर्ड की जानिब से बगैर तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि नोटिस भी जारी किए गए श्रीलंकन प्लेयर को। इसलिए श्रीलंकन टीम जो है वो ये कोशिश करेगी कि वो बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे, ताकि अपनी इज्जत को वो बहाल कर सके। क्योंकि श्रीलंका ने जो भारत के अगेंस्ट एशिया कप में खेला था तो टीम की कारकर्दगी ने जब भी मायूस किया था, और कल आपने ये देखा कि जब 55 स्कोर पर तमाम टीम आउट हो गई, तो जब भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने काफी अपने खिलाड़ियों की क्लास ली है, और यहाँ तक के नोटिस भी जारी किए हैं। मुझे लग रहा है कि श्रीलंकन की बिल्कुल श्रीलंकन प्लेयर हैं वो कल अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। ये बात कि श्रीलंकन बोर्ड के सेक्रेटरी ने भी रिजाइन कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया सईद वकार हुसैन, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। अबू बकर बहुत शुक्रिया आपका, हमारा रेगुलर पैनल। कल सुबह 12:30 बजे होती है आपसे मुलाकात। दुआ करूंगा मेरा गला भी ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा।